फिर एक बार 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 और अब की बार 400 पार। चार सौ पार नहीं, 400 हार। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं जितनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये 400 पार का नारा फर्जी नारा है। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। पूरे देश में घूम कर आया हूं, जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब सत्ता के लिए वोट युद्ध चल रहा है तो कुछ यूं मनोवैज्ञानिक हथियार से प्रहार और पलटवार जारी है। शाब्दिक बाणों की दो तरफा बौछार के बीच अपने दावों के दम पर सियासी शत्रुओं को परास्त करने की कोशिश हो रही है। दस बरसों से सत्ता पर काबिज मौजूदा भगवा राजनीति के पुरोधा एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नई लकीर खींचने का दावा कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाकर नरेंद्र मोदी को सत्ताहीन करने की शपथ लेने वाले इंडिया अलायंस के नेता उन्हें 150 सीटों पर समेटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे में जब पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है तब ये लोग जानना चाहते हैं क्या वाकई एनडीए को 400 सीटें आने वाली हैं? क्या बीजेपी 370 के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या इंडी गठबंधन मोदी को 150 पर रोक देगा? जब दूसरे फेज की 88 सीटों पर वोट बटोरने के लिए मशक्कत जारी है तब राजस्थान में मौजूद हिंदुस्तान के प्रधान ने फिर से पूरे ठसक के साथ सत्ता में वापसी का दावा किया। प्रचार में जाएंगे तो हो सकता है किसी गांव में एक आध दो ऐसे परिवार मिल जाए जिनको अभी गैस चूल्हा नहीं मिला होगा, एक आध दो परिवार मिल जाए जिनको अभी नल से जल नहीं मिला होगा, कुछ परिवार मिल जाए जिनको अभी पक्का घर नहीं मिला होगा, कुछ परिवार ऐसे होंगे पहले की तुलना में अब 2 परिवार बन गए होंगे और घर की जरूरत होगी। तो मेरा एक काम करना है, उनको बता देना कि मोदी ने गारंटी दी है कि 4 जून के बाद नई सरकार बनने के बाद मैं उनके ये अधूरे काम भी पूरे कर दूंगा। ये मेरी गारंटी पहुंचा दोगे? जो भी सुविधाएं मिलने के लिए वो पात्र हैं और अब तक अगर पहुंची नहीं, कुछ लोग छूट गए हैं, तो मोदी उनकी भी गारंटी लेता है। मरुधरा में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक बनाने को लेकर आश्वस्त थे, तो छत्तीसगढ़ में भगवा पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंचे योगी आदित्यनाथ 400 पार के नारे को दोहरा रहे थे। मोदी जी तो पूरे समर्पित भाव के साथ 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर एक आवाज गूंज रही है। एक आवाज है देश के अंदर। पहले चरण का मतदान हो गया है। 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, बहनों और भाइयों, 102 लोकसभा सीट पर एक ही आवाज है और वो आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। उज्जवल भविष्य के लिए जब सत्ताधारी पार्टी के नेता 400 से ज्यादा सीटें जीतकर नए रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं, तब 140 करोड़ देश की आबादी वाले नेता भविष्य का प्लान भी बता रहे हैं।
विकसित भारत बनाकर हिंदुस्तान के मान को आसमान में पहुंचाने का खाका खींच रहे हैं। बीते साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी हमें विकसित भारत बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। मोदी का मिशन है 24/7 फॉर 2047। मैं आपको भी इस मिशन से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्लियर है, मगर उन्हें परास्त करने के लिए जो इंडी गठबंधन बना है उसमें घोर कंफ्यूजन है। ये कई स्तर पर है। मसलन नेताओं और कार्यकर्ताओं की केमिस्ट्री में घोर कमी है, लीडरशिप को लेकर कंफ्यूजन है, साझा घोषणा पत्र को लेकर मतभेद है, राजनीतिक विरोधियों के आकलन में अंतर है, मुद्दों को लेकर भी कंफ्यूजन है। दावों और वादों के बीच जब ये सियासी सवाल उठ रहे हैं, तब ये दृश्य देखिए जो रांची का है। देश की दशा और दिशा तय करने के लिए बुलाई गई इंडी अलायंस की रैली में कुर्सियां चली, सिर फटे, खून बहा, जबरदस्त हंगामा हो गया। चतरा के कैंडिडेट KN त्रिपाठी के विरोध में कांग्रेस और RJD के कार्यकर्ता भिड़ गए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इंडी अलायंस वालों पर और उनके मकसद पर नश्तर चला रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 25% सीटें ऐसी हैं जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सामने विरोध की दीवार को ऊंची करने के लिए बनी इंडी अलायंस के सिर्फ कार्यकर्ताओं में केमिस्ट्री की कमी नहीं है, बल्कि नेताओं के दिल में भी दूरी है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक सिर्फ 2 बार मोदी विरोधी गठबंधन की रैली हुई। पहली रैली 31 मार्च को दिल्ली में हुई थी, जो मोदी विरोध के नाम पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ समर्पित थी। दूसरी रैली 21 अप्रैल को हुई, उस रांची में जहां के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को जेल में बंद किया गया। बड़ी बात यह कि दिल्ली में लोकसभा की सिर्फ 7 सीटें हैं, जबकि झारखंड में 14 सीट। मतलब जहां इंडिया गठबंधन की रैली हुई वहां सिर्फ 21 सीटें हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद ना तो यूपी में रैली हुई, ना महाराष्ट्र में, न तमिलनाडु में, न ही पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तो इंडिया गठबंधन की सियासी भ्रूण हत्या हो गई। जो ममता बनर्जी मोदी विरोधी इस रैली की शिल्पकारों में से एक थीं, वो न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती दिखीं, बल्कि बार बार बीजेपी के बहाने कांग्रेस और लेफ्ट पर अटैक कर रही हैं। শুধু ভোট কাটার জন্য দেখে দেখে দাঁড়িয়েছে। ভাবছে মুসলিম ভোটটা যদি ভাগ করা যায় তাতে বিজেপি কংগ্রেসের সিপিএম কংগ্রেসের ভোট নিয়ে আমরা আবার জিতে যাই। दीदी की दिक्कत सिर्फ यहीं तक नहीं है। संयुक्त घोषणा पत्र को लेकर क्या अड़ंगा लगाया है ममता ने, यह बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि दूरी जम्मू और कश्मीर में भी है। अगर लीडरों ने तकरीर की तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने तकरीर की, हमारी बहन कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने भी तकरीर की। आए खुदगर्जी वो लोग, उन्होंने अपनी खुदगर्जी साबित की जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस इंडिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था कि किसी ना किसी तरह वो सीट हासिल करें, और कोई मकसद नहीं था उनका। घाटी में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला में दूरी परिलक्षित हो रही है। यूपी में भी इंडी गठबंधन के नेताओं में दूरी सी दिख रही है। पहले फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पहली संयुक्त रैली की। उससे पहले सिर्फ रस्म अदायगी भर के लिए 17 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन दूसरी ओर देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी के नेताओं की पूरी फौज उतरी हुई है। पीएम मोदी, सीएम योगी और अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने 4 रैलियां और 1 रोड शो किया, जबकि सीएम योगी ने 20 रैलियां की और 1 रोड शो में शिरकत की। जबकि अखिलेश यादव ने अब तक 6 रैलियां की है। जिस रामपुर में बगावत सी है, वहां भी अखिलेश ने रैली नहीं की। सिर्फ यूपी में नहीं, बल्कि बिहार में भी अब तक सिर्फ एक संयुक्त रैली हुई। तेजस्वी यादव ने भले ही मोर्चा संभाल रखा है, मगर राहुल गांधी अब तक सिर्फ एक बार पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। और हमारे जो युवा हैं, जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का टकाटक हमारी सरकार डालेगी। राहुल गांधी अब भी उन्हीं पुरातन मुद्दों के इर्द गिर्द अटके हुए हैं, जो बरसों से हिंदुस्तान की सियासत के बीच में हैं। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई को लेकर जब वो बीजेपी को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं, तब पीएम मोदी भविष्य का भारत गढ़ने की बात कर रहे हैं। लोग यहाँ वोट मांगने के लिए निकले हैं, उनको पूछो तो भाई, इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको सुपुर्द करें, बताओ। कोई नाम बता सकते हैं क्या? कोई नाम बता सकते हैं क्या? क्या आप ऐसे जिसका नाम ही नहीं है, पहचान नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड का अता पता नहीं है, क्या उसको इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? क्या आपके सपनों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपके बच्चों के भविष्य को उनके हवाले कर सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी 2047 के विकसित भारत की नींव रखने के लिए वोट मांग रहे हैं, तो उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए बने गठबंधन के नेता संयुक्त घोषणा पत्र पर उलझे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ को रोकने के लिए बने इंडी गठबंधन में पहले सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर पेंच फंसा और अब संयुक्त घोषणा पत्र को लेकर भी मामला अटक गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ममता बनर्जी की वजह से घोषणा पत्र जारी होने में देरी हो रही है। बंगाल में अकेले चुनावी मैदान में उतरी दीदी को जाति जनगणना को लेकर घोर आपत्ति है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, ममता बनर्जी के अलावा बाकी तमाम दलों के नेता जाति जनगणना पर सहमत हैं। हालांकि रांची में इंडी गठबंधन की रैली अरविंद केजरीवाल को प्रतिनिधित्व करने पहुंची उनकी पत्नी ने जिस 6 गारंटी का जिक्र किया, वो वही है जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल है। कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। उन्होंने सबके लिए 6 गारंटी दी है। सुनीता केजरीवाल ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के मन की बात सुनाई, तो बाकी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बात की। इससे पहले सुबह सुबह उद्धव ठाकरे के लेफ्टिनेंट संजय राउत ने प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ मन की बात बताई थी। भारतीय जनता पार्टी में तो एक ही चेहरा है ना, और कौन सा चेहरा है क्या? घिसा पिटा हुई चेहरा 10 साल से चल रहा है और लोग उनको अब एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए सवाल है कि इंडिया आघाड़ी का चेहरा कौन? इंडिया आघाड़ी में बहुत से चेहरे हैं, उनमें से एक उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने जैसे ही पीएम बनने के लिए उद्धव का नाम लिया तो कांग्रेस में खलबली सी मच गई। कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई तो संजय राउत ने आकर फिर सफाई दी। इंडिया गठबंधन का ये निर्णय है जिस पर हम सब कायम हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बहुमत आने के बाद इंडिया गठबंधन के, तब हम फैसला लेंगे कि कौन हमारा नेता होगा, कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा। चुनाव के पहले उस पर कोई चर्चा करना बेकार है। ये प्राइम मिनिस्टर पद का झगड़ा नहीं है। हम क्या बोलते हैं ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी देश के नेता है, अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खरगे साहब है। तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या?
हमारे पार्टी के नेता का अगर हम नाम लेता है तो क्या उसमें गलत क्या है? इतनी मिर्ची लगने की जरूरत नहीं किसी को। हालांकि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को लेकर कोई पहली बार विवाद नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से लगातार एक सवाल सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन होगा, इंडिया गठबंधन का पीएम फेस कौन होगा। देखिए, नीतीश कुमार जो पीएम कैंडिडेट के लिए सबसे पहले उनका नाम लगातार चल रहा था, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। उसके बाद देखिए, लगातार कांग्रेस ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो पीएम कैंडिडेट बने। वहीं ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया है। कुल मिला के अगर देखिए तो मोदी विरोधी ये संगठन लगातार पीएम फेस को लेके कंफ्यूजन जो है बना रहा है। कंफ्यूजन सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ही नहीं, जिस बीजेपी के विरुद्ध ये युद्ध लड़ रहे हैं उसे सियासी तौर पर आंकने में भी कंफ्यूज हैं। कोई बीजेपी को 150 पर समेटने का दावा कर रहा है तो कोई 250 तो कोई 225। देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। अकॉर्डिंग टू मी 200 to 220 seats they may win. That is the report. कांग्रेस के 3 बड़े नेता 3 तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये मुमकिन है कि अलग अलग नेताओं का अपना अपना आकलन हो। इस आकलन में अंतर हो सकता है, मगर मनोवैज्ञानिक लड़ाई के लिए एक जैसा आंकड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस बीजेपी या कहिए कि एनडीए से ये लड़ रहे हैं, उसके नेता ने एक बार कहा 400 पार, तो एनडीए के सभी पार्टियों के सभी नेता एक सुर में 400 पार के नारे लगा रहे हैं। जाहिर है, इंडी अलायंस के नेता भले ही एनडीए के 150 पर समेटने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिस स्तर पर सियासी युद्ध लड़ने की आवश्यकता है, जिस रणनीति की जरूरत है, उसमें घोर कमी सी दिख रही है। जबकि 400 पार की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अपने दावों को आधार देने के लिए बेहिसाब मशक्कत कर रहे हैं। आज भारत में स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल में भी खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। हर रोज अलग अंदाज में विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। जाहिर है कि एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। एनडीए और इंडी दोनों अलायंस के नेता जोर लगा रहे हैं, अपने अपने दावों का शोर कर रहे हैं, लेकिन एनडीए का आंकड़ा 400 पार जा पाएगा या फिर 150 पर सिमट जाएगा, ये 4 जून को पता लग जाएगा। मगर उससे पहले जंग जबरदस्त चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।